Hello and welcome dear students. Welcome back to my YouTube channel Fahim Sir's Academy. जैसे कि आपको पता है हम ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं और टॉपिक है सैटेलाइट्स एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज ए सैटेलाइट, सैटेलाइट किसे कहते हैं, उसके बाद हम इसकी आगे की कहानी देखते हैं। सैटेलाइट, अगर ये प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट, अर्थ हो सकती है, कुछ और प्लेनेट, ठीक है, प्लेनेट के अराउंड जो बॉडी घूमती है, जो प्लेनेट का रेवोल्यूशन करती है, जैसे सन के अराउंड प्लेनेट्स घूमते हैं, उसी तरह हेवनली बॉडीज, कुछ हेवनली बॉडीज है जो अराउंड द प्लेनेट्स घूमती है, उनको हम बेटा बोलते हैं सैटेलाइट्स। तो ए हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट इज नोन एज सैटेलाइट। प्लेनेट के अराउंड जो एक बॉडी घूमती है उसको बेटा बोलते हैं सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट जो होते हैं कुछ नेचुरल होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। कुदरती तौर पर मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमती है, तो इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। लेकिन कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ऐसे बॉडीज है जो हम लॉन्च करते हैं और अर्थ के अराउंड उसको घुमाते हैं, तो उन सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है, जो हम बेचते हैं, जो हम लॉन्च करते हैं और वो रिवॉल्व करती है अराउंड द अर्थ, उनको बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में आपको एक बात याद रखनी है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए थे, लेकिन सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया वो रशिया ने किया। रशिया कब? इन 1957, 4 अक्टूबर था, 4 अक्टूबर 1957 ये सबसे पहले रशिया ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च किया था। उस सैटेलाइट का नाम रखा था उन्होंने स्पुतनिक फर्स्ट। उसको हम बोलते हैं स्पुतनिक फर्स्ट, क्योंकि फिर इसी की तरह इसी स्पुतनिक सीरीज में और भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, लेकिन मैं पहला बता रहा हूं सक्सेसफुली जो लॉन्च किया गया था, इट वाज बाय रशिया, इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। अब अगर इंडिया की हम बात करेंगे, इंडिया ने जो पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट जब ये लॉन्च किया था सक्सेसफुली सैटेलाइट, वो किया था 19 अप्रैल 1975। उसका नाम रखा गया था आर्यभट्टा। मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, आर्यभट्टा फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। तो इंडिया की बात करते हैं, जैसे एप्पल है, रोहिणी है, इनसैट है, ठीक है ना। तो पीएस, ये बहुत सारे सैटेलाइट जो होते हैं ये इंडिया ने फिर उसके बाद लॉन्च किया, बहुत सारे कंट्रीज ने भी लॉन्च किए हैं। तो ये पहला आपको याद रखना है इंडिया का, और मैंने वर्ल्ड का भी बता दिया, वो रशिया का किया था। ठीक है, अब इसके बाद ये सैटेलाइट्स का है सिंपल व्हाट इज सैटेलाइट और ये कब लॉन्च हुआ था पहला। इसके बाद ये चीज है कि ये जो सैटेलाइट होता है किस तरह से हम इनको लॉन्च करते हैं, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, हाउ वी लॉन्च दी सैटेलाइट्स, हाउ वी मेक दी सैटेलाइट्स टू मूव अराउंड द प्लैनेट्स एंड मोस्ट लाइकली वी से अबाउट अर्थ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इधर प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग द सैटेलाइट। उसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा और थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा। अगर कोई भी बॉडी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये जो सैटेलाइट होता है इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट, तो यहां पर हम मोस्टली अर्थ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो अगर कोई भी बॉडी है जो एक सर्कुलर पाथ में चलती है, कोई भी बॉडी, इसका कुछ भी मास हो, ये सर्कल का सेंटर मानते हैं, कोई भी बॉडी जो एक सर्कुलर पाथ में चलती है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में चलती है,
लेकिन बेटा इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, एक फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में चलती है, और वो फोर्स जो ऑलवेज होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पर इधर सेंटर की तरफ, अगर इधर है तो इधर है, इस अगर इधर है तो टुवर्ड्स द सेंटर वो फोर्स है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर बॉडी एक ही सर्कल में घूम रही है, एक पर्टिकुलर सर्कल में घूम रही है, ठीक है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? एक तो ये बात है, कोई ना कोई फोर्स होता है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को, इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप व्हीकल्स में देते हो तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है जब वो एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड घूमते हैं। फिर एक होता है इंक्लाइनेड, वहां पर भी एक अलग कंडीशन लेते हैं, फ्रिक्शन भी होता है, और उसके बाद वो कंपोनेंट, एक और कंपोनेंट जब वो इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से कोई ना कोई फोर्स होता है जो इस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसी तरह अर्थ जब अपने सन के अराउंड घूमती है, वहां पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरत होता है, तो वो उसको कौन सा प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसी तरह कोई भी बॉडी जो गोल घूमती है, इसको गोल घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है। और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? वो होता है बेटा बराबर mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, r क्या है? रेडियस, और v क्या है बेटा? स्पीड ऑफ द बॉडी। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल कोई भी हमने पर्टिकुलर बॉडी लिया, पर्टिकुलर सर्कल लिया, तो उसके लिए बेटा m और r फिक्स्ड है। तो पर्टिकुलर m और r अगर मैंने फिक्स किया, m और r मैंने अगर फिक्स किया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना इसको चाहिए इस पाथ में घूमने के लिए, वो बेटा स्पीड पे डिपेंड करता है। हाँ, वो बेटा स्क्वायर ऑफ द स्पीड पे डिपेंड करता है। और अगर अब फोर्स फिक्स है, अगर अब सेंट्रीपिटल फोर्स फिक्स है, तो एक पर्टिकुलर स्पीड से, एक पर्टिकुलर स्पीड वो है जो जिस पर्टिकुलर स्पीड में वो इस सर्कल में मूव कर सकती है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कितना है? mv² बाय r। तो इसका मतलब अगर इसको कुछ स्पीड है तो उस हिसाब से इसका सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कम स्पीड है तो कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स फिक्स है, अगर जो फोर्स इस बॉडी को मिल रहा अगर वो फिक्स है, तो इसका मतलब बेटा ये अगर ये फिक्स है, mr भी फिक्स है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड होगी ना जिस स्पीड के साथ वो उस सर्कल में मूव कर सकती है। ये भी क्लियर? वेरी गुड। तो ये एक बात, एक कंसेप्ट ये था कि जब एक फोर्स फिक्स होगा जो एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ही उस सर्कल में घूम सकती है, उससे कम उससे ज्यादा वो नहीं घूम सकती है। ये एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है इधर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं इसी के रिलेटेड, जैसे अर्थ मैंने बोला था रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह जब सैटेलाइट मूव करता है अराउंड द अर्थ और प्लेनेट, इसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्लियर? और मैंने पहले ही बोला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में ये घूमती है। ये 3 पॉइंट आपको यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा, यहां पर इसको प्रिंसिपल बताने के लिए, किस तरह से हम इसको लॉन्च करते हैं एक सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर पाथ में, ठीक है। वेरी गुड। अब सुनो बेटा, यहां पर कैसे इसको हम बोलेंगे, प्रिंसिपल क्या है। देखो बेटा, ये मेरा एक अर्थ है, ये अर्थ है और ये सेंटर है। अब अगर हमें एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है एक पर्टिकुलर हाइट पे, उसको लॉन्च करना है पर्टिकुलर हाइट पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक पर्टिकुलर हाइट पे उसको लॉन्च, मतलब वो घूमना चाहिए अराउंड द अर्थ। तो फॉर एग्जांपल मैं उस हाइट का, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना बड़ा टावर बनाऊंगा, लेकिन समझाने के लिए मैं मानता हूं एक h हाइट का मैंने टावर यहां पर खड़ा किया है, जिस हाइट पे मुझे इस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इस सैटेलाइट को घुमाना है, ठीक है। इस हाइट पे एक सैटेलाइट मैंने लिया, इसका मास फॉर एग्जांपल स्मॉल m है। वेरी गुड।
और बेटा ये सेंटर है, सेंटर से लेके यहां तक तो फिक्स डिस्टेंस है, अर्थ का मास, इसका मास भी फिक्स है, तो इसका मतलब इन दो बॉडीज के दरमियान एक फिक्स्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मतलब ये एम, स्मॉल एम बॉडी और कैपिटल एम, ये जो अर्थ वाली बॉडी है, इन दो के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसका वैल्यू कुछ है, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू है। अब क्या होगा वो मैं बताने वाला हूं, इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ना कुछ है। अब मैं क्या करता हूं, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, सेंटर टू सेंटर होता है वो। अब मैं एक काम करूंगा, मैं किसी स्पीड से इसको फेंकूंगा। मैंने अभी बोला अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर कोई फोर्स फिक्स है, अगर कोई फोर्स फिक्स है, तो मैंने बोला एक पर्टिकुलर स्पीड से वो सर्कल बनाना, सर्कल में रिवॉल्व करना शुरू करेगा। तो मैंने कुछ स्पीड दिया, फॉर एग्जांपल v1, तो v1 स्पीड से क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा पैराबोलिक पाथ में और किसी जगह पर हिट करेगा सरफेस ऑफ द अर्थ को। वेरी गुड, कुछ रेंज होगा। अब मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा, v2 स्पीड दूंगा तो ये रेंज को बढ़ाएगा। इसी तरह से एक स्पीड को बढ़ाऊंगा, v3 स्पीड, तो ये एक फर्दर आगे जाएगा, तो रेंज अपनी को बढ़ाता रहेगा, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता रहेगा, बिकॉज आपको पता ही है प्रोजेक्टाइल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। अब अगर बढ़ाते एक स्पीड ऐसे आएगी, क्योंकि यहां पर आपको पता है जब फोर्स फिक्स है, इन दोनों के दरमियान फिक्स फोर्स है, ठीक है, और ये भी पता है आपको जब बॉडी गोल घूमती है उसकी वेलोसिटी और सेंटर के दरमियान वो जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यहां पर भी वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो वो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, शाबाश। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये एक स्पीड ऐसे पहुंचेगी, एक पर्टिकुलर स्पीड, फोर्स फिक्स है, एम भी फिक्स है, यहां से यहां तक आर भी फिक्स है, स्मॉल आर जो कैपिटल आर प्लस एच होगा वो भी फिक्स है। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे मैं बढ़ाते जाऊंगा, एक स्पीड आएगी जिसको मैं बोलूंगा vo फॉर एग्जांपल। उस स्पीड पे ये बॉडी अब स्ट्राइक नहीं करेगी अर्थ को, पैराबोलिक पाथ पे नहीं जाएगी, स्ट्राइक करेगी अर्थ को ना। अब क्या करेगी वो, अब वो उस पर्टिकुलर स्पीड पे रिवॉल्व करेगी, ऐसे घूमेगी अराउंड द अर्थ, ठीक है। और जब ये अराउंड द अर्थ घूमेगी, अब आप एक और बात याद रखो, जब ये सर्कल में घूमेगी ऐसे, तो अगर ये यहां पर भी बॉडी है, यहां पर भी इसकी स्पीड भी ओ ही होगी, क्योंकि फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी स्पीड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब कंटिन्यूसली जब ये इस पाथ में जाएगी, इस पाथ में जब ये जाएगी, कंटिन्यूसली इसकी स्पीड जो होगी वो vo ही रहेगी। यहां पर vo इस तरह से घूमेगी सर्कल में, फिर यहां पर फिर से vo, फिर से इसी तरह घूमेगी, कंटिन्यूसली इस तरह से घूमेगी। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर स्पीड पे, ये एक पर्टिकुलर हाइट पे मैंने इस सैटेलाइट को छोड़ा, तो इसने क्या किया, ये मूव हो गई अराउंड द अर्थ। इस तरह से हम एक सैटेलाइट को समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं अराउंड द अर्थ। वो किस पे डिपेंड करता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे, कहां पर आपने उसको छोड़ा, क्योंकि यहां पर आर भी आता है, mv²/r, तो वो आर हो गया ना, आर प्लस एच, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर स्पीड होती है किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे, जब हम रिलीज करते हैं उससे, तो वो अराउंड द सर्कल घूमने लगता है। अब वो क्यों घूमता है, बिकॉज उसको जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, एंड दैट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड द अर्थ। क्लियर, इस तरह से वो घूमता है। अब अगर मैं हाइट को, टावर ऑफ द हाइट को इसको बढ़ाऊंगा इधर या काम करूंगा, तो उसी हिसाब से ये आर कम या ज्यादा हो गया, तो उस हिसाब से वी भी चेंज होगा। और इस स्पीड को, इस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से हम इसको रिलीज करते हैं और उस स्पीड से भी मूव करता है अराउंड द सेंटर, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से जिससे हम इसको रिलीज करते हैं और एक ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है अराउंड द अर्थ, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर बेटा? हां, पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका इधर, क्योंकि डायरेक्शन भी है पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी है। फिर ये वेलोसिटी जब ये घूमेगा, वेलोसिटी तो चेंज रहेगा लेकिन स्पीड सेम रहेगी, ठीक है। हाँ, तो स्पीड सेम रहेगी, उसको आप ऑर्बिटल स्पीड भी कह सकते हो फिर, ठीक है। तो ये हो गया किस तरह से एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं हम, किस तरह से हम कर सकते हैं इसको लॉन्च। एक और तरीका इसको समझने के लिए वो ये है बेटा, मैं सिंपल बात बोलूंगा, ये अर्थ है, ठीक है। मैंने यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका,
किसी एंगल पे। अब आपको पता है जब मैंने प्रोजेक्टाइल को एंगल पे फेंका तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते करते एक वक्त तो ऐसा आएगा ना, इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे प्रोजेक्टाइल को आप फेंकते हो ऐसे जाता है वो, तो यहां पर उसकी स्पीड क्या वेलोसिटी क्या होती है, पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ, मैक्सिमम हाइट पे। इसी तरह जब मैंने यहां पर एक प्रोजेक्टाइल को फेंका तो वो भी जब ऊपर ऊपर जाएगा, हमने स्पेस पे इसको फेंका तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे, पर्टिकुलर वेलोसिटी पे ये भी इसको पैरेलल होगा। और अगर वो स्पीड उस वक्त उतरी थी जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स जो इसको घुमाने में चाहिए, तो तब ये यहां से उस पर्टिकुलर पाथ में जाएगा। अगर वो उससे कम या ज्यादा है फिर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एक और तरीका है जिससे आप इसको बता सकते हो किस तरह से घूमेगा अराउंड द अर्थ। और उस वेलोसिटी को जिससे हम इसको फिर रिलीज करते हैं कि सो दैट इट गोज इन अ ऑर्बिट, इट मूव्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहे इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी वो हम अब बताएंगे। अब यहां तक समझ आया? तो यह प्रिंसिपल हम किस तरह से इसको लॉन्च करते हैं। हाँ बेटा आगे सुनो अब क्या होता है, वो मैं इधर बताऊंगा। वो इधर है, तो अब मानो बेटा ये एक अर्थ है, तो यहां से एक सैटेलाइट इसके अराउंड घूमता है जिसकी ऑर्बिटल स्पीड v0 है। तो यहां पर मैं मानता हूं vo इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है यहां पर, और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो vo उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। और यहां से यहां तक बेटा कितना है, कैपिटल R, और ये मैं मानता हूं h। तो vo अगर स्पीड है तो ये घूम रही है अराउंड द अर्थ, इस सेंटर के अराउंड घूम रही है, तो इसका सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा इधर ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलो बेटा बोलो, इसका सेंटीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा। अगर इस बॉडी का सैटेलाइट का मास में m मानता हूं तो आपको पता है mv स्क्वायर बाय r, तो वो होता है m v0 स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h, दिस r प्लस h, क्लियर। और ये सेंटीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होता है जो यहां पर है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा वो है g, इसका मास में मान दो कैपिटल M, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, ऑब्वियस। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यही तो प्रोवाइड करता है सेंटीपिटल फोर्स को, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो होगा g m डिवाइड बाय r प्लस h होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहां पर m v0 स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h, स्मॉल m कैंसल, एक r प्लस h एक r प्लस h कैंसल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है। तो यहां तक समझ आया, चलो इधर इरेज करते हैं, आसान है ये। तो जब इस स्क्वायर को हटाएंगे v0 स्क्वायर को, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो v0 बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइड बाय r प्लस h, gm डिवाइड बाय r प्लस h। इस तरह से आप इसको बता सकते हो कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, ये किसके बराबर होती है, ठीक है। वेरी गुड। अब इसको मैं थोड़ा सा किसी और टर्म में एक्सप्रेस भी करूंगा, वो भी आप देख लेना। तो ये होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी gm बाय r प्लस h। अब इसी को थोड़ा सा मैं ऐसे भी करूंगा, थोड़ा चेंज करूंगा, वो आप देख लेना बेटा कैसे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, vo इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm। अगर मैं r प्लस h ऐसे लिखूंगा, नीचे भी r प्लस h मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर भी, तो ये बनेगा स्क्वायर, ये बनेगा r प्लस h, बिल्कुल। अब आपको एक बात पता है, g एट एनी हाइट क्या होता है, gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, gm बाय r प्लस, ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट, जिस हाइट पे आप रिलीज कर रहे हो सैटेलाइट को।
तो इसको लिख सकते हैं बेटा, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एच, जी एम बाय आर स्क्वायर तो वही होता है ना, तो आप लिख सकते हो जी एच स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एच। ये एक और आप बता सकते हो एक्सप्रेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी की, जिस हाइट पे आपको डालना है उस हाइट पे आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस ऑफ द अर्थ, आपको पता ही होता है, और हाइट किस हाइट पे आपने इसको डाला तो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी उस पर्टिकुलर हाइट पे मिल सकती है इस वैल्यू को पुट करने के बाद, या तो आप डायरेक्ट इसी को याद रख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलो एक और बात करते हैं, नोट, अगर हमको सरफेस पे अगर हम h0 करेंगे यानी सरफेस पे ही सैटेलाइट को घुमाना चाहेंगे अराउंड द अर्थ, उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होगा वो हम करने जा रहे हैं इधर। ठीक है, तो आप देख लेना बेटा, तो एट सरफेस कितना होगा बेटा, एट सरफेस सिंपल बात है h इज इक्वल टू 0 एंड g h इज इक्वल टू जी एस, होता है 9.8। तो आप कितना कर सकते हो, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी एट सरफेस ऑफ द अर्थ कितना आ जाएगा बेटा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ जी एस आर प्लस एच, एच तो 0 है, इंटू आर। ये बेटा आपको मिलेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी एट द सरफेस। अगर आपको सरफेस पे ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए तो इतना आपको मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊंगा, इसी तरह की एक्सप्रेशन एक मिली थी हमको एस्केप स्पीड में, वो किसके बराबर थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gr इंटू आर, ऐसे ही मिला था ना। तो वैसे भी करते हैं इधर, इसको मैं इरेज करूंगा पहले। ठीक है, देख लेना एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, ऑल्सो एस्केप स्पीड जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 2gs इंटू आर, ये भी बोला था मैंने बेटा। अगर हम इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, कितना निकलेगा, वीओ सरफेस डिवाइड बाय वीई कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जीएस इंटू आर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखो अलग और स्क्वायर रूट ऑफ जीएसआर अलग लिखो। ये पूरा था 2GSR, मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अलग किया। उससे क्या होगा बेटा, उससे ये वाला और ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा, और तो वीओ सरफेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा वी इधर जाएगा तो वी डिवाइड बाय रूट 2। एक और एक्सप्रेशन आपको यहां पर हासिल हुई, ऑर्बिटल वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, दिस इज एस्केप वेलोसिटी बाय रूट 2, एस्केप वेलोसिटी बाय रूट 2। अब आपको एस्केप स्पीड तो पता ही है, एस्केप स्पीड बाय रूट 2, एस्केप स्पीड आपको जैसे अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये करो आपका एक यहां पर वैल्यू आ जाएगा, और वो होगा ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी एट द सरफेस अगर आपको कोई बॉडी को घुमाना है अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो इतना आप यहां पर कर सकते हो, 11.2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आपके लिए मैं टास्क रखता हूं, तो कितना निकलेगा, वो होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले सीखना था इसमें, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी के ये एक स्पेशल केस मैंने आपको बता दिया, तो इसमें आपको क्या करना है, और इसकी रिलेशन भी एस्केप स्पीड के साथ क्या है एट द सरफेस। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब इसको इरेज करते हैं। अब यहां पर एक और टर्म हमको डिस्कस करनी है, इसके लिए वो होगा ये, अब तो आपको समझ आया होगा सैटेलाइट किस तरह से घूमता है और सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर होती है। अब एक और टॉपिक इसी के रिलेटेड है, जब ये घूमेगा तो जितना ही टाइम लगाएगा एक पूरे रेवोल्यूशन को करने के लिए उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो क्या लिखते हैं इधर, अब हम करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, उसको मैं टी लिखता हूं। अब टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस कितना होगा जब ये घूमेगा, 2 पाई आर प्लस एच, तो होगा 2 पाई
आर प्लस एच डिवाइडेड बाई, और इसका जो स्पीड होगा वो होगा ऑर्बिटल स्पीड वीओ। वीओ तो अभी आपने निकाला, कितना निकाला था? वीओ स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच, ये निकाला था। यस, चलो बेटा कितना आप कर सकते हो इसको? t इज इक्वल टू 2 पाई। अब चलो बेटा r प्लस एच को ऐसे ही रहने दो, vo का अपना वैल्यू डालो, gm स्क्वायर रूट ऑफ gm स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइड बाय r प्लस एच। ये था आपका बेटा टाइम पीरियड। अब इस r प्लस एच को ऊपर भी ले जा सकते हो, तो यहां पर 1 पावर है, इसका 1/2 ऊपर जाएगा तो 3/2 बनेगा। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ gm इंटू आर प्लस एच का, ये 1/2 और ये 1 हो गया 3/2। इस तरह भी इसको आप बता सकते हो। ये जो आपका t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ gm आर प्लस एच का, हाँ, रेज़र पावर 3/2। ठीक है, अब यहां पर एक और नोट पॉइंट है, बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर t अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय gm। ठीक है, तो r प्लस एच स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो यहां पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और ये वाला 2 कैंसिल, तो r प्लस एच का क्यूब। तो एक और बात है, वो है r प्लस एच अगर मैं स्मॉल r को पुट करूंगा, यानी अगर मैं यहां से यहां तक इसको स्मॉल r से पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय gm इंटू स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, तो इस टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल 4 पाई स्क्वायर gm r का क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा? ये ऐसे लिख सकता हूं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आया कुछ समझ? ये क्या था? क्या ये केपलर्स थर्ड लॉ तो नहीं है? तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो आप केपलर्स थर्ड लॉ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपने देखा, इसको मैंने सॉल्व किया, वो निकला टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये केपलर्स थर्ड लॉ से, जो मतलब इसका मतलब ये है, सैटेलाइट्स के ऊपर भी आप केपलर्स का लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर भी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आपको निकला, ये केपलर का थर्ड लॉ जो था प्लैनेटरी मोशन का, तो ये भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, यहां से भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो। जनरल में अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो यहां से आप टाइम पीरियड इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ठीक है, और भी सिंपलीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूं अभी। क्लियर? तो ये था दूसरी टर्म जिसका था टाइम पीरियड हमने निकाला था। टाइम पीरियड आप निकाल दियो, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, मैंने डिस्टेंस निकाला डिवाइड बाय स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने पहले ही निकाल के रखा था, उसका वैल्यू सबस्टिट्यूट करके आपको ये आंसर मिला। फिर मैंने इसको आगे आपको बताया, यहां पर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब निकला, जो कि केपलर्स थर्ड लॉ है। क्लियर? तो ये था दूसरा टर्म जो मैंने इस सैटेलाइट में से आपको बता दिया, ये था टाइम पीरियड। क्लियर? ये भी किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है। 2 पाई gm तो कांस्टेंट ही है, mm मास पर h पे, r भी कौन से h पे, तो मतलब किस हाइट पे आप इसको फेंक रहे हो ना, रिलीज कर रहे हो, तो वो या किस हाइट पे इसको रिवॉल्व करना है, उस हाइट पे ये टाइम पीरियड डिपेंड करता है। छोटी हाइट होगी तो h कम वैल्यू होगा, इस हिसाब से टाइम पीरियड भी कम होगा। ज्यादा होगा तो ज्यादा टाइम पीरियड होगा, ऑब्वियसली। तो ज्यादा हाइट होगा तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। ठीक है, वेरी गुड। दिस वाज द सेकंड, दैट इज टाइम पीरियड। ठीक है, अब मैं तीसरा आपको बताऊंगा, और बेटा वो है तीसरा, वो है टोटल एनर्जी या एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अभी सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी है? दो। एक तो सरफेस के ऊपर कुछ पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा घूम रही है तो काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, मैंने परसों भी बोला था, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वो होता है माइनस GMM बाई आर, मतलब उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। यहां पर आर की जगह क्या आएगा? आर प्लस एच। तो मैं लिख सकता हूं माइनस GMM डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट।
अब इस R प्लस एच की जगह आप स्मॉल r भी रख सकते हो, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो इसको, माइनस जी एम एम बाई स्मॉल r। जो मैंने स्मॉल r रखा यहां से यहां तक, तो वो स्मॉल r रख सकते हो आप पूरा सेंटर से लेके सैटेलाइट तक, सेंटर ऑफ द सैटेलाइट तक। तो ऐसे भी इसको रख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बोलूंगा तो कितना होगा, 1/2 mv²। तो कितना होगा 1/2 m ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। हाँ, तो बेटा आप मुझे बोलो, वो तो आपने पहले ही निकाला है, जो मैं भी बता रहा था, जी एम डिवाइड बाय r प्लस एच था और स्क्वायर रूट था। ठीक है, अब इस r प्लस एच की जगह हमने क्या रखा, स्मॉल r। तो मैं इधर रख सकता हूं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल r, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बेटा क्या निकला, 1/2 m या जी एम एम डिवाइडेड बाई r, 1/2 जी एम 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 और r। ये आपको निकला काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की। अब टोटल एनर्जी कितना होगा, इन दोनों का सम, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम। हाँ, इन दोनों का सम निकलेगा। तो आप टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट निकालते हैं। चलो यहां पर अब निकालूंगा मैं, और कुछ रिलेशंस करनी है। टोटल एनर्जी का सैटेलाइट का कितना होगा, तो वो होगा सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला, माइनस जी एम एम बाई आर, और काइनेटिक एनर्जी कितना निकला 1/2 और जी एम एम बाई आर। चलो इनको ऐड करो, ये एक है ये आधा है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, टोटल एनर्जी ई रखते हैं, कितना निकलेगा, ये निकलेगा -1/2 जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। सॉल्व करो, निकलेगा ना, इसके साथ 1/2 है, इसके साथ 1 है, तो -1 से 1/2 गया, तो -1/2, तो -1/2 जी एम एम बाई आर। ये आपको टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट मिला। अच्छा, ये वैल्यू क्या है, ये इधर तो है ना, 1/2 जी एम एम बाई आर, 1/2 जी एम एम बाई आर, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और जबरदस्त रिलेशन, बहुत बार पूछी गई है नीट में। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ये एक रिलेशन आपको यहां पर आ गई, और कितनी थी वो, -1/2 जी एम एम बाई आर। क्लियर, हाँ। तो यहां पर अगर आप यहां पर देखना चाहोगे, तो ये निकला आपको टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में इसकी रिलेशन निकालते हैं, तो वो भी आपको इधर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक आपको मिला E डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी को के ई अगर रख सकते हैं, तो ये कितना निकलेगा आपको -1। एक तो रिलेशन आपने ये याद रखा, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो -1। एक और बात याद रखो, अगर मैं इसको टोटल एनर्जी को अब अगर मैं बोलूंगा आपको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी आपको कितना निकला, पहले पोटेंशियल एनर्जी का बोलो, हाँ, -जी एम एम डिवाइड बाय स्मॉल आर। क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, माइनस ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई नीचे भी, तो वो ऐसे रख सकता हूं मैं, जी एम एम बाई 2r, 2 कैंसल। और इतना वैल्यू क्या था, जी एम एम बाई 2r, ये काइनेटिक एनर्जी था ना, तो इसका मतलब U इज इक्वल टू -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू था जो अभी हमने निकाला था। ठीक है, 1/2 जी एम एम बाई आर, ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है, तो -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपको U डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो -2 सैटेलाइट के लिए। ठीक है, तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, काइनेटिक, इसी तरह से अब आपको पोटेंशियल और टोटल एनर्जी के दरमियान रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड करो, आपको निकलेगा ये और ये। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, वो आपको आंसर निकलेगा। वहां से क्या निकलेगा आपको, वहां से आपको निकलेगा E डिवाइड बाई U इज इक्वल टू 1/2।
ठीक है। ई डिवाइड बाई यू, आपको जब इसको डिवाइड करोगे इससे के ई कैंसिल, ई डिवाइड बाई यू माइनस 1/-2 तो हो गया 1/2। तो आप ई को कर सकते हो 1/2 ऑफ यू, ठीक है। तो ऐसे भी आपको इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है और ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है।